Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in this session we are going to take up again few concepts and ideas, and please go and link with what we have done previously in a throughout manner. Because as again I'm suggesting, the goal is not to have in bits and pieces. Goal is to have create a kind of a ecosystem. एक mindset create होता है, एक confidence create होता है. आप गंग हो जाते हो, आप जान लगाते हो कि हाँ मुझे अभी क्यों नहीं हो रहा है, एक डेस्परेटनेस आती है. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते. उन्हीं सबको मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है. हर स्टूडेंट के लिए एक अलग आयाम है, एक अलग उसके लिए गोल है, तरीका है, मेच्योरिटी के हिसाब से. और उसके अंदर आप लगा लीजिए कि एक सिस्टम को आप लाइफ में फॉलो करना सीखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इट हेल्प्स यू टू ब्रिंग सक्सेस. सामने लिखा हुआ है, व्हेन लाइफ सीम्स हार्ड द करेजेस डू नॉट लाई डाउन एंड एक्सेप्ट डिफीट. तो ये सिर्फ बात नहीं है, ये टाइप है, ये विश्वास है, ये एक जीने का तरीका है, ये अपने आप को बदलने का तरीका है. कितने घंटों में आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होती है. तो और इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है, नहीं तो ऐसा हो नहीं पाता. कमिंग टू द पॉइंट, टैक्स इन आवर इंटरेस्ट. तो Suranjali Tandon, which she is an associate professor NIPF P, uh, National Institute of Public Finance, National Institute of Public Finance and Policy, as far as I understand. तो उनका कहना है कि इक्वलाइजेशन लेवी हैज बीन विड्रॉन इवन देयर इज नो ग्लोबल टैक्स डील. तो इक्वलाइजेशन लेवी उनका कहना है विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जनरल परसेप्शन है कि इक्वलाइजेशन लेवी डिस्क्रिमिनेटरी थी, इसका कॉस्ट कस्टमर या कंज्यूमर्स को पास होता है. लेकिन अगर बात की जाए जो टैक्सेशन प्रॉफिट्स हैं, अगर वो नहीं आएंगे, तो उसके बाद ये आर्गुमेंट का स्टिल वैलिड रह जाती हैं. कोई भी टैक्स आप पास कर सकते हैं आगे, किसी और नाम से कर देंगे, कुछ और हो रहा होगा, फिर आप क्या करेंगे, उसका एविडेंस तो है नहीं. तो प्रोफेसर टंडन इज सेइंग ओवर हेयर दैट इक्वलाइजेशन लेवी हमने हटा तो दिया, लेकिन हटाने की बात तो है, लेकिन 6% लेवाई ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजिंग वाज अनकन्वेंशनली ब्रॉट टू लाइफ थ्रू द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016. ठीक बात है, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू तो आया नहीं था. बेनिफिट क्या था कि ये हमें कोई ट्रीटी जो है, अलग से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा. टैक्स पेयर जो है किसी भी कॉस्ट में टैक्स को अवॉइड नहीं कर पाएगा कि भाई ट्रीटी जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है या कोई और बात है. तो लार्जर डिजिटल कॉरपोरेशन तो हमेशा ही इस टैक्स के अगेंस्ट थे, और वो हमेशा लो टैक्स बोल रहे थे, भाई हमारा तो टैक्स तो बनता ही नहीं, कम बनता है. यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिपीटेडली इस बात को ठीक करने की बात की, जैसा सामने लिखा हुआ. अब यहाँ पर की बात क्या है, इंटरनेशनल टैक्स लैंडस्केप. आई अगेन द रिपीट द वर्ड इंटरनेशनल टैक्स लैंडस्केप. वो लूप होल्स को खत्म करने की बात करता है, वो टैक्स अवॉइडेंस को रोकने की बात करता है, लेकिन ये चैलेंज है जब तक आपका म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशंस ना हो टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ पर डिजिटल कंपनीज की बात हो रही है. ओईसीडी है, ओईसीडी का इंडिया मेंबर नहीं है, और टैक्सेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के अंदर उन्होंने ऑप्शंस क्रिएट किए और कुछ मेजर्स भी बताने की बात की. लेकिन अगर इंटरनेशनल टैक्स डिप्लोमेसी की बात की जाए, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु इज एन इंडियन इनकम टैक्स ऑफिशियल, ही इज राइट नाउ पोस्टेड इन साइप्रस इन दिस रिगार्ड. तो इंटरनेशनल टैक्सेशन नॉर्म्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं. हमारे बहुत सारे जो बिजनेस के जो डायमेंशंस हैं वो बहुत हमारे स्टैंडर्डाइज्ड हैं. इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ टैक्स नेगोशिएटर्स जो हैं वो अगर बात करती है इंडिया के साथ, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इंडिया का जो माइंडसेट है, जो इनका तरीका है, वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच का है. यूएस और ईयू ऑब्वियसली इसके लैंडमार्क्स हैं, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनीज हैं यूएस की, और यूएस बेस्ड है वो. तो ओईसीडी ने तो अपनी जो यूएस की जो यूएस का जो स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, उसको निगेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ लॉस जो है टैक्सेशन का, उसके चक्कर में यूएस ने अपने आप को मतलब ईयू ने अपने आप को एक नया रास्ता दिखाने की बात की. अब यहाँ पे ओईसीडी को लेके जो चर्चा की गई है, ओईसीडी की अप्रोच जो है वो अप्रोच अगर इंडिया कंप्लीटली ले ले, तो क्या इंडिया के रिजल्ट्स सिमिलर लाइंस पे आएंगे, क्वेश्चन ये उठता है. अब यूनाइटेड नेशंस ने भी 2024 में एक इंटरनेशनल टैक्स कन्वेंशन बनाया. तो यूएन टैक्स कमेटी ने एक सिंपलर फॉर्मूला, एक सिंपलर एक सिस्टम बनाया
ताकि आप टैक्स पे कर सकें और सर्विसेज को यूज कर सकें, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, अवॉइडेंस ना हो, विद होल्डिंग भी ना हो। और उसको कंसेंसस से लगाने की बात की। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हैज री एस्टेब्लिश द ट्रूथ अबाउट इंटरनेशनल टैक्स लॉ, कि देयर आर अल्टरनेटिव मॉडल्स एंड कंट्रीज कैन नेगोशिएट। तो इस रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल टैक्सेस की तो लॉन्गर लाइफ होगी, क्योंकि डिजिटाइजेशन तो बढ़ ही रहा है। लेकिन पॉलिटिकल चेंज अभी जो हुआ यूएस में, वो डिस्प्यूट उसने फिर से शुरू कर दिया। यूएस ने 2020 के बाद इन्वेस्टिगेशंस चालू की, और उन्होंने कहा कि जो स्कोप है इंडिया का टैक्स लगाने का, इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन डिजिटल सर्विसेज, डिस्क्रिमिनेटरी। और उन्होंने अब रिटेलिटरी ट्रैफिक टैरिफ लगाने की बात की, जिस कॉन्टेक्स्ट में यह आया, तो इंडिया ने बोला भैया ठीक बात है कि 6% अगर लगाया जा रहा है तो हम भी 6% कर देंगे। तो इसीलिए इक्वलाइजेशन लेवी को डिस्क्रिमिनेटरी कहना क्या वाकई सही होगा? तो अब इंडिया ने एक स्टेप लिया है, लेकिन ये भी एक क्रिटिक है जो अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये अच्छा क्रिटिक और एक लैंडस्केप क्रिएट करता है जब आप जनरल स्टडीज पेपर 3 में लिखते हैं, या जब आपको ओईसीडी का समझ में आता है कि ओईसीडी ने इसको कैसे हैंडल किया। ओईसीडी ने कैसे इलाबोरेट प्रपोजल तैयार करके सारे मेंबर्स को उसके इन्वेस्टेड रखा, लेकिन यूएस का जो है इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ज्यादा है, और नेगोशिएशन लंबी खिंच जाती हैं। लेकिन अब 2021 के बाद यूएस ने अपने आप को जब इंटरनेशनल टैक्स डील से दूर करना शुरू किया, तो आप लगा लो कि चीजें फिर से थोड़ी बदलने लगी, लेकिन अब फिर से चेंज हो गई। क्योंकि सिर्फ यूएस बेस्ड टेक कंपनीज की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि थोड़ा फ्यूचर को लेके भी, तो ये एक अच्छा डिबेट है। लेकिन इंडिया ने स्टेप लिया, तो इंडिया क्या करे? क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं सॉल्यूशन हो पाए कि इंडिया क्या करे। इंडिया अ, कैसे हैंडल करे जब रिटेलिटरी टैरिफ करने की बात हो रही है? की पॉइंट ये है, जब वो अदले का बदला की बात होनी, तो इंडिया क्या करे, ये सोचने की बात है। तो वी विल यू राइट बैक ऑन दोज लाइंस एंड वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। सिंपल सेकंड पॉइंट भी यही कहता है, 25% ऑटो टैरिफ्स जो है वो इंडिया के लिए वरी की बात है, क्योंकि 7 बिलियन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ऑटो स्टॉक तो फिर गिरेंगे ही गिरेंगे, टाटा मोटर्स हो गया, या बाकी तो महिंद्रा हो गया, या फिर अपोलो टायर्स हो गया, सब कुछ होगा। तो अब एक्सपोर्टर्स को ये अगर लगता है कि सेलेक्टिव रिलैक्सेशन होंगे तो और नुकसान की बात है, और समय के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी हमने थोड़े दिनों पहले भी चर्चा की थी कि आज के डेट में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो सारी कंट्रीज की जुड़ी हुई है, तो हम केओस तो क्रिएट हो ही रहा है। उस केओस के पीछे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के क्रिएशन की लेगेसी को शायद नहीं देख रहे हैं। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके बाद का जो यूएस था, क्या उस समय डोनाल्ड ट्रंप वो उस लेगेसी को ले रहे हैं? तो टैरिफ के थ्रू जो टैरिफ वॉर है और बॉम्बिंग का जो डर है, क्या उससे क्या विश्व वाकई चला पाएगा या वाकई हो जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है, इससे कोई सॉल्यूशंस नहीं आए। इंडिया का जो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट है, इंजन कंपोनेंट्स हैं, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स हैं, ड्राइव ट्रांसमिशन है, वो रॉबस्ट डिमांड जब नॉर्थ और नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स की वजह से है, अब उसमें फर्क आ जाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इंडियन सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, सोचिए आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। तो इसलिए टैरिफ अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा, और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया ने इम्पोर्ट टैरिफ्स रिड्यूस किए 45% टू 5% इन द लेट 1980s, लास्ट में वहाँ पे डोमेस्टिक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोलैप्स ही हुई है। जबकि इंडियन ऑटो सेक्टर तो हमारे लिए तो दाल रोटी है, 1/3 ऑफ द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है वो। सो एबिलिटी यानी लड़ने का समय, देखने का समय, देखना पड़ेगा। तो इंडियन कंपनीज यूएस में भी हैं, उसका एग्जांपल है, जैसे कि अब देखना पड़ेगा कि उस चीज को कैसे हम हैंडल कर पाएंगे। एक और रिलेटेड अगर मैं फिर से वही अगर बात करूं, सोसाइटी में भी इम्पैक्ट आता है। अब आप हम ऑटो की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस जाएगी तो डेली वेजर का क्या होगा, अनएम्प्लॉयड कैसे होगा, और आप कॉलेज से निकल के आ रहे हो उनको क्या जॉब देंगे? लड़ाई बहुत सारी है। हर आदमी टॉप नोच स्किल ले तभी उसको नौकरी मिले, ये अन्याय है। हर आदमी हर काम, हर आदमी बड़ी चीज करने के लिए या स्पेशलाइज चीज करने के लिए नहीं बना, तो क्या उसको अधिकार ही नहीं है देश में? ये एक क्वेश्चन उठता है। आपके और मेरे लिए नहीं, हमें तो रगड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक बिगर पर्सपेक्टिव में। अब बात हो रही है कि इंडिया की ग्रोथ जो थी 60 बिलियन ई कॉमर्स मार्केट की, वो कम कैसे हुई, स्लो डाउन कैसे हुई? पहली बात तो वही बात है, कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी है। स्पेंडिंग जो है वो धीरे धीरे, प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ कम हुई कोविड के बाद से, उसके बाद इन्फ्लेशन आ गया, फिर उसके बाद आप स्टैग्नेशन की बात करिए रियल वेजेस में, जिसके भी मैं बात कर रहा था। तो ये डिसरप्शन जो है, जो हमें दिखाई दिया, और जो कंजम्पशन है वो ग्रोसरी, लाइफस्टाइल और जनरल मर्केंडाइज में है, वही ग्रोथ को दे सकता है।
और ये जो है अभी ग्रोथ करने की बात है, चेंज हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो रहा है। यूजर अडॉप्शन जो है ऑलरेडी दिख रहे हैं हमें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। यहाँ पर टीयर 3 और स्मॉलर में भी आप 10 मिनट में चाहते हैं, और रिमोट एरियाज में भी हमारे ब्रांड पहुंच रहे हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि ई रिटेल शॉपिंग पेनेट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है सब जगह। सेलर बेस भी डाइवर्सिफाई हो रही है, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का आप इसमें इंक्लूजन देख सकते हैं। तो सेल्फ कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस है हमारा। लेकिन उस बेस को कैसे कंसोलिडेट करें, ये कोचिंग की तरह ही है, आप एक्चुअली में क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो है ना बात तो। पर यहाँ एक दूसरा एग्जांपल होगा। तो हायर इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन ऑफ वेजेस इज एन इंपॉर्टेंट वे आउट है। ज्ञानेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र, ऑनरेबल ज्ञानेंद्र जो किंग ज्ञानेंद्र हैं, उनके सपोर्ट में अगर लोग निकल के आए तो आर्मी निकली, और आर्मी ने उनके सपोर्टर के साथ क्लैश किया। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेंस के अंदर या उससे पहले भी मैं तो ये कहूंगा, एक क्विक लुक मारिए, क्विक ग्लैंस मारिए, फटाफट से चैट जीपीटी से निकालिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट निकालिए कि कैसे पंचायत सिस्टम था जो नेपाल में राजा के होते हुए मोनार्की, कैसे 2005 2010 उसका कैसे एक पूरा आप पढ़ा के निकालिए। और जो हम आईआर पे कर रहे हैं, जो उसके अंदर भी ये आईआर इंटरनेशनल बायोलेटरल रिलेशंस में वो सीक्वेंस पूरी आनी चाहिए। गवर्नमेंट रेडीज प्रोजेक्ट टू मॉनिटर टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स इन 10 स्टेट्स फर्स्ट। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए, और टाइगर्स की वनरेबिलिटी को देखते हुए, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने कहा, और पोचिंग के अलावा उसको देखते हुए, तो अराउंड 180 करोड़ का जो आउटले किया गया है, ये कैसे फोकस होगा जो टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स हैं, टाइगर आउटसाइड रिजर्व्स हैं, जो जो अपने आप कहीं और टेरिटोरियल या वाइल्ड लाइफ डिवीजन से पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क है ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट का। लाइव स्टॉक डिप्रेडेशन एक वर्ड, और पोचिंग की वर्ड है यहाँ पर। और लेपर्ड्स हैं जो फर्दर फिर बाहर ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो ये इश्यूज हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आने चाहिए। वायनाड इन केरला, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, पीलीभीत इन उत्तर प्रदेश, आपको ये हमेशा याद रहने चाहिए विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो एनटीसीए का रोल, 80 ऐसे फॉरेस्ट डिवीजन उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। और साथ में कैंपा की बात है, कंपनसेटरी कंपन नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपा, जिसकी चर्चा उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में जब की गई तो पता चला 90% फंड डाइवर्ट ही हो गया। उससे लैपटॉप आ गए और पता नहीं क्या क्या कंज्यूमेबल आ गया, और वहां हुआ ही नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप करोगे कैसे? 378 लोग तो मारे गए कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन आप उसको एक्चुअली में कैसे ग्रास रूट लेवल पे रोकोगे? मोदी जी तो ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, ना कोई प्रोफेसर जाएगा। करना फॉरेस्ट गार्ड को या बाकी ही होगा, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जो 3628 जो टाइगर्स हैं, और जो 58 टाइगर रिजर्व हैं, उसके अलावा भी टाइगर हैं, तो हमें एक पूरा मैप चाहिए जिसमें हम बता सकें जो लैंडस्केप है, शिवालिक हिल, तराई, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्रा। ये आपके मैप में 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, या 1.5 मिनट में आपको बना के अगर लिख देते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बॉडी कैम्स, बाइक पेट्रोलिंग इन पेयर्स, अब बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। न्यू दिल्ली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो वैसे भी न्यूज में है, उन्होंने बोला कि जो हमारे रात के जो पेट्रोलिंग है, बाइक पेट्रोलिंग है, उस या रात में या दिन में जो भी कहिए, जो एसओपीज होने चाहिए वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कि नाइट पेट्रोलिंग में उन्होंने देखा कि वो नेसेसरी लॉजिस्टिक्स कैरी नहीं कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट जैकेट नहीं है, एम्यूनेशन, टॉर्च, बॉडी वॉर्न कैमरा नहीं है, शोल्डर लाइट, ब्लिंकर, चेकिंग रजिस्टर, ये लेकिन वर्ड आपको अचानक से याद नहीं आएंगे। ये आप अभी यहां से लिखेंगे तब हो पाएगा, नहीं तो आप लिखते रहिए और शाम को सो जाइए, भूल जाइए, गधे बने रहिए। तो एसएचओ और इंस्पेक्टर का रोल था। और पुलिस ऑफिशियल हु रीच्ड यशवंत वर्मा साहब के वहां, अगर ऐसा होता तो सोचो कितना फर्क पड़ता फिर। अगर उस टाइम बॉडी कैमरा पहना होता तो क्या होता? तो सायरन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम मोटरसाइकिल जो है वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और 2 स्टाफर होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये उन्होंने आई, लेकिन उन्होंने भी पहले क्यों नहीं बोला? क्वेश्चन राइजेज अभी क्यों आया है ये? तो एक बात जो उन्होंने कही कि आईओज यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, और फेयर ड्यूटी रेस्ट की बात की। तो इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस जो अभी हो रहा था। हमारे पास गवर्नमेंट मोटरसाइकिल्स हैं, हमने मेटिकुलस कंप्लायंस की हम बात करते हैं, पैसा आ रहा है, फिर भारत पहले से गरीब कम है, तो इनइक्वलिटी को रोकना होगा और उस गैप को कम करना होगा।
तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीजों के लिए सिंसियरिटी चाहिए और जोश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मोदी जी हर बात के ऊपर आके आपको नहीं बोल सकते ना भाई तू पढ़ ले तो कुछ होगा, तेरा आईएएस बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आपको खुद में और जो आपके सामने जिसको आप विजुलाइज कर रहे हैं उसी में आपको अथॉरिटी देखनी पड़ेगी, तभी आपका भला हो सकता है, नहीं तो सबका काम चलेगा। ये भारत देश है। Why handloom mark? So these are a couple of points: cultural heritage, empowering artisans, ethical and sustainable, authenticity guaranteed. चार वर्ड जब आप हैंडलूम मार्क के साथ लिखते हैं, ऑथेंटिसिटी, कल्चरल हेरिटेज, एम्पावरिंग और एथिक्स यानी कि सस्टेनेबल, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू स्कोर। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल साहब को जेन्युइन, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब को जेन्युइन लीडर विदाउट ए पॉलिटिकल एजेंडा कहा जब उन्होंने अपने फास्ट को ब्रेक किया। तो ये हमने जब अभी बात की थी प्रेशर ग्रुप्स की, या हम जब वो पॉइंट्स बना रहे हैं प्रेशर ग्रुप्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस, वहां आप इन एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि उनकी डिमांड क्या है और उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चल ही रहा है, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और कोर्ट ने जबकि खुद कहा, वी नो सम पीपल डिड नॉट वांट सेटलमेंट, वी आर नॉट सिटिंग इन आइवरी टावर। यानी हमें पता है डल्लेवाल साहब ने कोशिश पूरी की, जेन्युइन फार्मर लीडर हैं, रियल इशू उठाया था कम्युनिटी का, लेकिन फिर भी बात नहीं हुई, क्योंकि फार्मर साहब ने चाहा था, फार्मर चाहते थे कि गारंटी मिले एमएसपी के लिए, तो वो नहीं हो पाया। गवर्नमेंट बैन यूज ऑफ एस्बेस्टस, तो ठीक बात है, एस्बेस्टस की वो जो जिसे हम कहते हैं सीमेंट की चादरें, वो डेंजर्स हैं उसके, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के एस्बेस्टोसिस हो जाता है, वो गिरता रहता है, फिर आप उसको इनहेल करते हैं, तो दैट्स अ गुड आइडिया। एंड एस्बेस्टस शीट्स है हेल्दी और कैंसर फ्री नेशन बच्चों के लिए होगा, लेकिन सिर्फ इनका क्या है, इंडस्ट्रीज का आप क्या करेंगे? जो एस्बेस्टस के वर्कर्स हैं जिनको सिलिकोसिस भी हो जाता है, उनके लिए आप क्या करेंगे? यूपीएससी में ये सॉल्यूशन है, आपको पीटी के क्वेश्चंस को देखना होगा। बीमारियां क्यों, किस तरीके से, इंडस्ट्रियलाइज प्रोलॉन्ग यूज से कौन सी बीमारियां और कैसे हैं, इस पे हम पहले भी हमने बात की, लेकिन हम फिर करेंगे। मोदी सर इज गोइंग टू विजिट श्रीलंका आफ्टर बिम्स्टेक मीट इन थाईलैंड। तो ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए कि इंडिया ने देखिए अभी फटाफट से म्यांमार में भेजा, और उसके बाद जो है जो अभी हमने अर्थक्वेक की बात की, और श्रीलंका की बात तो हो ही रही, श्रीलंका जो है वो इज हैड बीन गोइंग अंडर रिजीम चेंज, वहाँ चेंज हुआ, और उसके बाद जो है व्हाट आई कैन से is that PM first visit to the island nation since its president Anurag Kumar Dissanayake assumed office last year, and also being the first foreign leader being hosted by the new regime। तो ये बात है, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ फार्मर मतलब फिशरमैन्स के इशू को उठाया जाएगा, और उसके बाद जो है ज़्यादा और बोनोमी कैसे हो सकती है, एनर्जी का सेक्टर है, जॉइंट विजन है इन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सो फोर्थ। कोई ऐसा एरिया नहीं जिसमें श्रीलंका के साथ हमारा पार्टनरशिप और अंतरंग संबंध जो तमिल, श्रीलंकन तमिल से उनकी बात भी है। उसके बाद पीएम अनुराधापुरा जाएंगे। अनुराधापुरा इज 200 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलंबो, और वहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया की असिस्टेंस से जो स्टार्ट किए गए उनकी बात करेंगे। महाबोधि है वहाँ पर, सेक्रेट श्री महाबोधि, और वहाँ पर भी वो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। थाईलैंड और म्यांमार में इंडिया सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड वी विल सपोर्ट देम वट एवर एज मच एज पॉसिबल विदाउट इंटरवीनिंग। इंडिया हैड बीन एन अमेजिंग अमेजिंग, अगर आप बात करें जितनी भी लिमिटेशन है उसके बाद भी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितना इंडिया ने कोशिश की है। दूसरा जो है, आप ये देखिए कि फर्स्ट फिजिकल मीटिंग हो रही है लीडर्स की सिंस 2018 काठमांडू समिट, ये एक पीटी के लिए फैक्ट हो जाता है। राज्यसभा चेयरमैन एंड आवर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब रिसीव्ड व्हाट ही सॉ ए सरप्राइजिंग नोटिस फ्रॉम टीएमसी एमपी सागरिका घोष। सागरिका घोष एक बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही अमेजिंग जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट कहना चाहिए मुझे, और न्यूज पर्सन रही हैं, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठकर, और उस एक आइकन है, एक रोल मॉडल है। और ये उन मुद्दों को उठाने की बात अगर हम करें तो समाज के लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक नोटिस दिया, suspension of business under Rule 267. Chairman was taken aback because the notice received at 1:36 p.m. on March 26 wanted the suspension of business on March 20. Now, and this is at two places in the notice. I will urge you to be a little serious about parliamentary work. How can on any ground your chairman accord acceptance by suspending proceedings that you have already taken place? Dhanka sought to know. I cannot, even if I want, suspend on this day proceedings of 20th March. Even AI has not gone to the top, to the level to help me in the line. तो अब ये जो हुआ,
अब ये जो हुआ, ये जो देखिए आप एमपी के लेवल पे भी, और जो मैंने अभी बात कही उस लेवल पे भी ये चीज हो गई, तो ये सोचने वाली बात ये है कि सिंसियरिटी पे तो हम ऐसे डाउट नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन सी कि हम धीरे धीरे कितने कैजुअल हो सकते हैं, हम धीरे धीरे कितने वी में लैक इंटरेस्ट, या हमें लगता है कि हमारे पर्सनल, हमारे फैमिली या हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और शायद हम कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पर भी कैजुअल होने से बच सकते हैं। डोंट इंगेज डायरेक्टली विद वर्ल्ड बैंक, आईएफआईज सेंटर कॉशन स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज। तो ये एक बात है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि आप डायरेक्ट फंडिंग के लिए बात मत कीजिए, आप जो प्रोटोकॉल 2018 से हमने बनाया हुआ उस प्रोटोकॉल का आप फॉलो कीजिए, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बाइलेटरल एजेंसीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तीन कीवर्ड्स आपको रटे होने चाहिए। जब बात आती है इंडिया फंड कहाँ से लेता है, तो बाइलेटरल जो एजेंसीज हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। तो वर्ल्ड बैंक हैज बीन अप्रोचिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर मीटिंग्स विद सच रिक्वेस्ट। तो उनको मीटिंग आप करनी है, आपको कैजुअल मीटिंग करिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जो हैं दिल्ली में, ही हैज बीन हैंडलिंग एवरीथिंग, लेकिन पॉइंट ये है कि उनके लिए एक प्रोटोकॉल जो बनाया गया है डीईए के थ्रू होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू होना चाहिए, और सीईओ नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम सर, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस इन चीजों को सर्कुलेट किया। नीति आयोग इश्यूड एन ऑफिस मेमोरेंडम फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, क्योंकि उससे फिर हम उससे नहीं कर पाएंगे, हमारा जो बड़ा एजेंडा है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो DEA इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकल पॉइंट इन इंडिया फॉर ऑल एंगेजेंस विद मल्टीलेटरल एजेंसीज, ये कीवर्ड है। इट इज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकल पॉइंट, ये लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए। अब चाहे उसके अंदर आप देखिए नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, MDBs वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसके एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। बायलेटरल एजेंसीज के भी नाम दिए हुए हैं, जायका, KFW, GIZ, AFD, EIB, DFID। तो ये आप सबकी लिस्ट बनाइए अलग से, इनको अलग अलग कीजिए, और फाइनेंस देखिए सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, ये आपको लिख के एक जगह करना चाहिए, उसके बिना भला नहीं होने वाला। When a landlord cited right to equality went to court against rupees 2 tax on his forest land। तो ये केस था, ये सीरीज चल रही है। तो ये 1960 का एक केस था जो स्टेट ऑफ केरला में आया। तो यही बात है कि जब कोई एक केस आता है, उस केस से कैसे एक सिस्टम अराइज होता है, उस केस की एक लेगेसी बनती है, उस केस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सोसाइटी को और पूरे सिस्टम को एक तरीके से इनलाइटन करते हैं। तो EAMS नमूत्रिपाद गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट कॉमन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इन 1957, कि उसके कॉन्टेक्स्ट में है कैसे ताथुनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए 1958। ही पिटिशन द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम ऑन द ग्राउंड दैट इट पॉलिटिक्स राइट टू इक्वलिटी एंड इट वाज वन बाय। तो यही वाली बात है कि कैसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट के लिए, जो टैक्स लगाती है किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप पर, और टैक्स जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो सही है, नहीं है तो चीजों को नहीं माना जाए। तो वही एक सिस्टम है। जैसे आप अगर आज भी बात करें तो बहुत सारा लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है, या लैंड पब्लिक पर्पस के लिए लेती है, तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। और यही बात है कि एक अप्रोच, एक प्रोटोकॉल चलता है, तभी समाज और तभी राष्ट्र का निर्माण भी होता है। क्योंकि लॉ एंड जस्टिस आर नॉट ऑलवेज द सेम। ग्लोरिया स्टेनम ने ये बोला, लॉ एंड जस्टिस आर नॉट ऑलवेज द सेम। इट्स अमेजिंग, ऐसे का टॉपिक भी आ सकता है। मैं तो कहूंगा आप 100 वर्ड्स का शॉर्ट नोट लिख के मुझे डालिए। हाउ हाउ डू यू इंटरप्रेट एंड वर्क ऑन दिस। अब हरीश दामोदरन एक्सपर्ट हैं, अमेजिंगली लिखते हैं, और वो हमेशा हमें जगाते हैं, हमेशा हमें क्यूरियसिटी जगाते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज अगर हो कॉटन में, BT कॉटन भी हम उगाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जैसे बोला ब्रिटिश रूल में 1853 में कि इंडियन हैंडलूम ब्रोक दैट ब्रिटिश रूल ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील ऑफ इंडिया, एंड टेक्सटाइल जो है यहाँ से निकल के यूरोपियन मार्केट हो गया और हिंदुस्तान, एंड फाइनली जो है अनइंडेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ कॉटन विद कॉटन। तो बिल्कुल सही है, पहला पैराग्राफ आप मॉडर्न इंडिया के भी ले लीजिए, और आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप डॉक में भी लगा के अपना अलग से सिस्टम बनाइए। तो ये कह रहे हैं कि कैसे 2002 से 2014 के बीच में कॉटन प्राइस, इंडियन कॉटन जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया। लेकिन मार्केट जब ड्यूरिंग द 3 मार्केट ईयर्स, यानी कि 2022-23 की बात कर रहे हैं, तो एवरेज इंपोर्ट ऑफ 2.2 MB एक्सीडेड एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉट इवन 0.1 MB तक, दैट कंप्लीटली चेंज इन 3 ईयर्स। तो वो कह रहे हैं 2013-14 के बाद से जब इंपोर्ट जो है वो आधे हो गए और एक्सपोर्ट जो है वो हो गए।
तो अब 2014 में जब आप 2024 में आके देखते हो तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो यानी हम कैसे एक्सपोर्टर बने, कैसे हम नेट एक्सपोर्टर बने इस फाइबर, हम कैसे नंबर वन बने, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इजिप्शियन और जो ब्राजीलियन कॉटन जो हम इंपोर्ट करके हमें करना पड़ता है, जो हम प्री एमिनेंट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर जिस जमाने में होते थे या होना चाहिए, तो अब हम इंपोर्टर कैसे बन गए, हाउ टू हाउ। तो ये टेक्नोलॉजी के केस में है। और हमारे पास जो है सम ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन ब्रीडर जिसकी मैंने बात की है, ये भी बीटी फैक्ट है, सीटी पटेल। उन्होंने H4 वर्ल्ड का फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड रिलीज इंडिया में हुआ था 1970 में, फ्रॉम क्रॉसिंग बिटवीन टू गॉसिपियम हिरस्टम वेरिएंट वेराइटीज और गुजरात 67 एंड अमेरिकन नेक्ट्रिलेस BH का कतार की ब्रेड वारालक्ष्मी द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड। तो बहुत अच्छे पीटी फैक्ट्स हैं ये, जो हमें लेने चाहिए। ये हमारी पूरी मतलब एक तरीके से हिस्ट्री ट्रेस हो गई कि भाई कैसे हुआ। तो GM कॉटन भी इंडिया में आया, और उसमें तो BT कॉटन पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बैसिलस थर्नजिसिस करता कैसे है काम, वो हमें पता होना चाहिए, 2002-3 के बाद की बात है। तो ये आपको फैक्ट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली याद होना चाहिए। BT कॉटन का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ, 95% ऑफ द कंट्रीज टोटल 12 मिलियन हेक्टेयर इज अंडर कॉटन कल्टिवेशन बाई 2013-14, लेड टू फाइबर सेकंड रिवोल्यूशन, यू नो सेकेंड रेवोल्यूशन, क्योंकि अब हम ज्यादा कर पाए। तो H4 वारालक्ष्मी अदर हाइब्रिड ने जब डबल किया था, तो आप लगा लीजिए अब तो जो है वो और ज्यादा उसको पुश कर दिया गया। तो इंडियन कॉटन प्रोडक्शन जो है अब डाउन की तरफ अगर जा रहा है पीक से, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे रोका जाए। क्योंकि हम जो है, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, सुरपालास, वृक्ष आयुर्वेदा और इवन महाभारत, और मैं तो वो छोड़िए, आप तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूँ, कॉटन तो हमारा तब से है, कर्पास, रॉ अनजिन कॉटन को करपास और करपसिका इंडिया को कहा गया है। तो यानी अब इन्होंने दोबारा से जो नीचे और अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से जब मॉरिटोरियम दे दिया उन्होंने उन GM BT ब्रिंजल के ऊपर, विच वाज बाय ओवर रूलिंग द जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी GEC, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम क्रेडेंस वाज गिवन टू पब्लिक कंसल्टेशंस हियरिंग मोस्टली अटेंडेड बाय इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड सो कॉल्ड स्वदेशीज, ओवर साइंटिफिक वैलिडेशन इन वैल्यूएशन। तो हुआ क्या, अब आपने उन चीजों को मान लिया, और आप जो है अब एनडीए गवर्नमेंट में इसको और आगे ले गए, तो ये जो इवन फील्ड ट्रायल्स भी GM क्रॉप्स के वो भी रोक दिए गए हैं। तो आप कैसे बढ़ाएंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, अननोन और अनफाउंड फियर्स के अंदर। तो अब इट्स नॉट ओनली कॉटन और मॉन्सेंटो बेयर GM टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन एट द रिसीविंग एंड, बाकी GM क्रॉप्स तो ऑब्वियसली यहाँ हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी रुक गए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे जिन्होंने मस्टर्ड के लिए वो किया था, और यूपीएससी में उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, BT क्रैल A1 AC यहाँ पर दिया भी हुआ है, उसका भी हम नहीं करा पाए। तो पॉइंट यही है कि अगर लखनऊ बेस्ड हमारा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बीरबल साहनी सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अब वो कैसे रेगुलेटरी सिस्टम को और रोबस्ट करते हुए, कैसे सेफ गार्ड करते हुए, कैसे इंडिया के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को मॉडर्नाइज भी करे और बाकी चीजों भी करे। अब कोर्ट हर चीज में नहीं आ सकते, जैसे यहाँ पर बिल्कुल बोला भी गया, तो कोर्ट पूरी तरह से उसको पुश नहीं कर सकते, सबको मिलके करना होगा। इंडियन कॉटन इंपोर्ट्स अब डबल हो गए हैं, जैसा इन्होंने कहा। और अब पिंक बोलवर्म की भी बात, वो भी एक इमरजेंसी थ्रेट हो गया है। तो अब अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो कौन रहा है इस चीज में, फार्मर तो रहा नहीं। इंडिया जो है इन चीजों को नुकसान की वजह से, आप US, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने कहा, वो पुश करेंगे। US तो अभी चाहेगा ही कि भैया 11% इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगी हुई है कॉटन के ऊपर, उसको हटाया जाए, इंडिया उसको हटाए। और इंडिया उसको हटाएगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। इंडियन फार्मर जो है वो, उसको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, उनको किसी ने पूछा नहीं ना, उनको कोई बता रहा है। तो एक्टिविस्ट जो जिन्होंने ब्लॉक किया, अब वो क्या कहेंगे, क्या वो, ये बहुत अच्छा है इन्होंने एंड किया कि एक्टिविस्ट हु ब्लॉक द फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM क्रॉप्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ GM सोया मील एंड कॉर्न, जो नेवा शेवा या विशाखापट्टनम पोर्ट्स के थ्रू जो आएगा, क्या उसको रोक पाएंगे। वो बहुत ही अच्छा, आई थिंक बहुत ही बहुत अच्छा मेंस के आंसर के लिए पूरा इकोसिस्टम एक सेटअप दिया, एंड वी अप्रिशिएट दैट। उत्तर प्रदेश पुलिस हैव इशूड एडवाइजरीज दैट प्ले इन द फेस ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ये गलत बात है। पॉलिटिकल लीडर्स को, और जैसे बीजेपी के जो ये यूनियन मिनिस्टर है उनको, यू नो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, उनकी अप्रोच को उन्हें सोचना चाहिए। और एक स्टेट जो है वो इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन अगर बनना चाहता है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, तो ये नहीं चलेगा। और अगर आप ये कहते हैं कि कोई भी हो हम तो सड़क पे करने नहीं देंगे, तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक आपको बहुत होलिस्टिक अप्रोच नहीं दिखाती हैं। और पुलिस ने जो है अगर बोला कि कुछ गड़बड़ होती है तो हम पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे, तो ये जो है, आई थिंक दिस इज नॉट
शोइंग इन ए गुड फेथ। तो इंडिया एक लार्जेस्ट स्टेट है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है यूपी, एंड इट मस्ट बी बाय द प्रिंसिपल दैट इज बाउंड, क्योंकि ज्यादातर लोग तो लॉ अबाइडिंग है, मेजोरिटी ऑफ पीपल। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आप उससे बहुत स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। आप उससे नॉर्डिक कंट्रीज के जितना आप जो सोचते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब पिछले की जनरेशन्स जो है लिटरेसी को फंडामेंटल राइट और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी मानती थी। पांच जनरेशन्स प्रायोरिटाइज लिटरेसी एज फंडामेंटल राइट एंड स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ। अब एआई लिटरेसी भी एसेंशियल स्किल है नेक्स्ट जनरेशन के इंडियंस के लिए। तो ये बात जो इन्होंने कही, ये बहुत ही अच्छी बात कही। जो विश्वनाथ, ही इज अ को फाउंडर ऑफ मेकर घर एंड इंस्पिरिट, और उसके साथ जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर भी हैं, और ठाकुर इज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेट गर्ल्स। और ये आर्टिकल जो है वो एआई की सीरीज में अभी हम और आर्टिकल भी कवर करेंगे। तो यानी क्वेश्चन ये, लेकिन हम करेंगे कैसे? यू नो जो वधवानीज एआई एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस दे हैं, सर्वम्स की एआई जनरेटिव ब्रेक थ्रूज हैं, तो स्केलिंग करनी पड़ेगी। एजुकेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम कैसे जोड़ेंगे? टुडे जो है इंडिया एक पास एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है। क्वेश्चंस जो है वो अगर आप पूछते हैं कि भाई हम भारत के भविष्य के लिए कैसे वो जोड़ें, तो हर कोई तो एआई में नहीं आएगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो प्राइमरीली पहले से तो हमारे यहाँ पे लेबर इंटेंसिव, और उसके बाद हमारे यहाँ डेमोग्राफी भी उस तरफ फोकस्ड है। तो 10 से मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक कैसे हम एक माइक्रो कोर्सेज हम कैसे बीच में घुसा सकते हैं, और कल्चरली अवेयर बनाएं मासेस को, ज्योग्राफी, एज और ऑक्यूपेशन के अलावा भी। और वो कैसे करें? तो एआई लिटरेसी यानी ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन की इन्होंने बात की। और एआई लिटरेसी के अंदर जो क्रिटिकल अवेयरनेस चाहिए, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी क्रिटिकल अवेयरनेस चाहिए, जो जो बायसनेस है, जो फेयरनेस है, जो एथिकल पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो वो अब कैसे आप रियल लाइफ में लेके आएंगे? ये कोडिंग नहीं है सिर्फ, वो एआई लिटरेसी जो है एक माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एब्स्ट्रैक्शन का, और जो आप कह सकते हैं सिस्टम्स थिंकिंग का स्किल जो है। जैसे हम भी अपने कोर्सेज में, जो कोर्स भी नहीं है हमारा तो मैं कहूँगा, उसमें हमने यही कोशिश की है जो ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि ये कोई अबाउट सब्जेक्ट खत्म करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए इंडिया जो है अभी चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन कैसे करे? क्योंकि पॉइंट ये है उसको लेके आना, को करिकुलम में एनईपी के साथ जोड़ के, और वो भी स्टेट और सेंटर में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो हम कर रहे हैं। हम एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एआई लर्निंग की बात कर रहे हैं, रीस्किलिंग की बात कर रहे हैं, डेटा लिटरेसी की बात कर रहे हैं। तो यही एक कोशिश है। लेकिन बाकी तो मैं आपको ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चीजें हो रही हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स आने में या उनको दिखाने में समय लगेगा। चाइना बांग्लादेश साइन 9 पैक्ट्स, ये बिल्कुल बात हमने पहले भी की थी कि कैसे चाइना इज एक्चुअली फॉर्मेंट, उसके बीच में वो अपनी करची घुमा रहा है, और बांग्लादेश भी सोच रहा है कि ऐसा वो कर पाएगा, लेकिन वक्त ने जैसा बताया है, और हमेशा ऐसा हुआ है कि इंडिया के बिना बांग्लादेश का गुजारा नहीं है। इंडिया डेटा सेंटर बूम ड्राइव्स कॉल फॉर इंडस्ट्री बॉडी पावर प्लानिंग, बिल्कुल यही की वर्ड है बस इसका, कि इंडिया का डेटा सेंटर जो बूम है वो इस बात को दिखाता है कि जो सारी चीजें हैं वो प्लानिंग से, और सारी चीजें जो सिस्टमेटिक अप्रोच से हो सकती है। वो आपके जो गवर्नमेंट एंड देन द कंसल्टेंसी बॉडीज एंड आप कहिए जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो सबको मिलाकर हमें फ्यूचर को देखना होगा। क्योंकि मुंबई और चेन्नई दे डोमिनेट द मार्केट, एंड करंटली व्हाट वी कैन से इज अकाउंटिंग, दे आर अकाउंटिंग फॉर मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना होगा। इसको आप एआई से भी कैसे बाद में, एआई जो इंडस्ट्री जो अभी डेटा सेंटर इंडस्ट्री के साथ साथ जो एआई का भी जो है ग्रोथ, उसको भी देखना होगा। फुटप्रिंट एक्सपेंड हो रहे हैं, हमने नेशनल मिशंस को बनाया है, तो नेशनल मिशंस को देखना होगा कि भाई कि वो कैसे इस चीज के साथ सिर्फ साइड में नहीं, प्रॉपर कोलैबोरेट करते। इट डिमांड्स लॉट ऑफ थिंकिंग, इट डिमांड्स लॉट ऑफ फोकस, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट इज वाई विजनरी एंड लीडरशिप, विजन एंड लीडरशिप इज द की एस्पेक्ट ओवर हियर। सेम सेम हेयर गोज फॉर इट। कैसे इंडिया ने जो है पीएलआई फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में बात की है, 22,919 करोड़ की बात की है, 6 साल तक चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने की बात है। और प्रोग्राम जो है वो अराउंड 90,000 से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करेगा। और गवर्नमेंट का एम्बिशन है कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को अगले 3 से 3.5 साल में डबल कर दे। जो हमने ऊपर बात की वो उसके साइड में। और इसी तरह से आप 62,000 से ज्यादा डिफेंस डील्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एचएएल का रोल है, डीआरडीओ का रोल है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, आर्मी एयरफोर्स की बात हो रही है। तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात है।
तो आपको देखना होगा, की एलिमेंट्स को देखना होगा कि हो क्या रहा है और उसको आपने लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चीजें हैं और उसके बाद उसके बेसिक एलिमेंट उसके क्या है। हमने अर्थक्वेक की बात की, वेरी सैड एंड वेरी शॉकिंग, इट शोज अस कि हमें जो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और हमें ह्यूमन जो नेचर इंटरेक्शन है उसकी बात है। आप देखिए, ए कॉम्बो ऑफ थ्री इमेजेस टेकन फ्रॉम ए वायरल सोशल वीडियो शोज द मूवमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। पहले ऐसा कौन सोच सकता था, आज से 5 साल पहले भी? आज से 10 साल पहले तो बहुत ही इम्पॉसिबल था, और अगर आप बात करें पहले की तो 2 दिन बाद फोटो आते थे, और ये आना तो असंभव था। अब आप सोशल मीडिया पे 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप पीछे रह जाएंगे यदि हमने स्मार्ट वर्क नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द लास्ट वन दैट वी आर टेकिंग अप बाय डी के श्रीवास्तव एंड सी रंगराजन सर। बहुत सारी कंट्रीज का ज्यादा हायर लेवल का जो गवर्नमेंट डेट जीडीपी रेशियो है एज कंपेयर टू इंडिया। उनके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट के रेशियो में, वो लेकिन बहुत थोड़ा है। आई रिपीट, बहुत सारी कंट्रीज का देर इज हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो एज कंपेयर टू इंडिया, वो हायर है उनका। लेकिन देयर इंटरेस्ट पेमेंट्स टू रेवेन्यू रिसीट रेशियो इज मच लोअर, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमें वी नीड टू ट्रांसलेट प्रेफर्ड पाथ टू डेट जीडीपी रेशियो इनटू एम्प्लॉयड पाथ ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये एक कीवर्ड है कि फिस्कल डेफिसिट हो ज्यादा कम, जिसकी बात हो रही है डेट जीडीपी रेशियो, देखोगे क्या आप? तो कंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट, कि भाई जितना आपके पास पैसा है उससे 4 गुना ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, वो हमारा 1990s का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट एक गोल था। और 1970s से बोथ स्टेट एंड सेंटर उस तरफ वर्क किया। ये भी मैं कहूंगा एक हिस्टोरिकल और एक पूरा इवोल्यूशनरी आंसर है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, पूरा दे दिया है, किसी और टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल डेफिसिट फॉर द सेंटर रिलेटिव टू जीडीपी एवरेज 5% इन 1990s, उसको रिड्यूस करने की बात की। उसके बाद हमने एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो थे वो 1997 के बाद बंद हो गए, आपको नहीं ले सकते आप जितना मर्जी पैसा। सेंटर्स फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज टू एन इंक्रीज 5.2% इन द फर्स्ट 5 years ऑफ 2000। तो इस इनऑर्डिनेट इंक्रीज को चेक करने के लिए ही हम एफआरबीएमए को लेके आए थे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लेके आए थे। और हमने बोला कि भाई हम जो है 3% रखेंगे फिजिकल डेफिसिट को ऑफ जीडीपी। अब in terms of budgeted fiscal deficit, 3% of GDP was achieved only once in 2007-8. Thus, the act was observed more in breach than observance. 2018 में हम अमेंडमेंट भी ले आए। टारगेट ऑफ अचीविंग बैलेंस ऑन रेवेन्यू अकाउंट वाज गिवन अप ऑल टुगेदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगी कि फिजिकल डेफिसिट को लिमिट कर सके। लेकिन सेंटर शेल एंड्योर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेट जो है 60% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा टोटल। द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट डज नॉट इंक्रीज एक्सीड 40% ऑफ द जीडीपी, 40% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल 2024-2025। तो एक्ट जो है वो एम्फोसाइज कर रहा था फिजिकल डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, और एडिशनल टारगेट्स भी उन्होंने पुटअप किए विद रिस्पेक्ट टू डेट जीडीपी रेशियो ऑफ द जनरल गवर्नमेंट एंड फॉर द सेंटर। लेकिन स्टेट्स ने भी अपने लेजिस्लेशन पास कर दिए कि भाई 3% स्टेट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है, दोनों देश के भविष्य के साथ अंतरंग तौर पर जुड़े हुए हैं। अब द जनरल गवर्नमेंट डेट जीडीपी रेशियो अगर 90% के कोविड के टाइम पे हो गया, तो सेंटर डेट जीडीपी रेशियो भी 60% चला गया। तो द फाइनेंशियल ईयर 26 बजट कंटेंटेड दैट वी शुड फॉलो डिफरेंट पाथ। अब क्या बोला गया कि हम फोकस करेंगे एनुअली ऑन रिड्यूसिंग द डेट जीडीपी रेशियो। तो ये दे दिया है कि उन्होंने एक तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की कि उससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, और उससे जो है हमें जो एक अल्टरनेटिव पाथ निकालने की बात की कि भाई कैसे फिजिकल कंसोलिडेशन को हम पाएंगे। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ये बात करने की कोशिश की गई है। तो अब फिजिकल डेफिसिट एक हो गया, और सेविंग इन्वेस्टमेंट बैलेंसेस ये दूसरा एस्पेक्ट इसका हो गया। दोनों की दोनों चीजें जुड़ी हुई। 12th फाइनेंस कमीशन ने आर्ग्यू किया दैट इन्वेस्टेबल सरप्लस फॉर द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द नॉन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कैन बी